ये तस्वीर है 1955 की। जगह इंडोनेशिया का बांडुंग शहर। जब दुनिया दो बड़े गुटों में बंट चुकी थी, तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो ने मिलकर नॉन अलाइन मूवमेंट यानी NAM की नींव रखी थी। कट टू 2026। 70 साल बाद आज वही दोस्ती एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंचे और इस बार बात सिर्फ इंटेंट की नहीं थी, इस बार समझौते हुए। ऐसे समझौते जो चीन के माथे पर लकीरें बढ़ा दें। क्या है ये समझौते? क्या डील के जरिए इंडोनेशिया ने चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का तोड़ ढूंढ लिया है? इंडोनेशिया के लिए इसमें क्या है? आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. 6 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की यात्रा पर इंडोनेशिया पहुंचे। इंडोनेशिया में दाखिल होते से ही वहां के वायुसेना के फाइटर जेट्स ने उनके प्लेन को एस्कॉर्ट किया। एयरपोर्ट पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो ने उनका स्वागत किया। 7 जुलाई को उन्होंने पीएम मोदी को बितांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोनों नेताओं के बीच बायलैटरल टॉक्स हुई। इस दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच लगभग 20 समझौतों पर दस्तखत किए गए। इनमें ब्रह्मोस मिसाइल और अस्त्र मिसाइल की डील, क्रिटिकल मिनरल्स और इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट को साथ मिलकर डेवलप करने जैसे समझौते शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया पहुंचने से पहले ही चर्चा थी कि दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस को लेकर एक बड़ी डील हो सकती है। इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले बात भारत के मास्टर स्ट्रोक की, यानी सबांग पोर्ट डील। एग्रीमेंट के मुताबिक इंडोनेशिया भारत के साथ मिलकर अपने पोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा और इसे डेवलप करेगा। ये तो हो गई इंडोनेशिया के लिए फायदे की बात, लेकिन सबांग पोर्ट भारत के लिए क्यों जरूरी है? इसे समझने के लिए नक्शा देखिए। इंडोनेशिया के एकदम पश्चिम में सुमात्रा द्वीप है। इस द्वीप के बिल्कुल ऊपरी सिरे पर एक छोटा सा बंदरगाह शहर मौजूद है। नाम है सबांग। नाम शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इसकी लोकेशन इतनी अहम है कि दुनिया की बड़ी ताकतों की निगाहें इस पर टिकी रहती हैं। सबांग स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर बसा है। यही वो समुद्री रास्ता है जिसे दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग कॉरिडोर माना जाता है। हर साल दुनिया का करीब 22% व्यापार और समुद्र के रास्ते से होने वाला लगभग 29% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अब एक और नक्शा देखिए। सबांग भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से सिर्फ करीब 100 मील की दूरी पर है। ये प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बनाया जा रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ही संकरे दरवाजे के दोनों सिरों पर 2 चौकीदार खड़े हैं। एक तरफ भारत जो अंडमान सागर पर नजर रखता है और दूसरी तरफ है इंडोनेशिया जो मलक्का की निगरानी करता है। अब पहली बार ये दोनों चौकीदार मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। नए समझौते के तहत भारत और इंडोनेशिया ने जॉइंट टास्क फोर्स बनाई है। इसका काम होगा सबांग और उसके आसपास बंदरगाह को विकसित करना। भारत के अंडमान निकोबार द्वीपों की इंडोनेशिया के आचे प्रांत और सुमात्रा द्वीप से कनेक्टिविटी मजबूत करना भी इसके टारगेट्स में शामिल है। यहीं पर होती है चीन की एंट्री। करीब 2 दशक से चीन के एक्सपर्ट्स एक शब्द बार बार इस्तेमाल करते रहे हैं, मलक्का डायलेमा। यह शब्द 2003 में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति हू जिनटो ने दिया था। असल में स्ट्रेट ऑफ मलक्का करीब 885 किलोमीटर लंबा समुद्री रास्ता है जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसके एक तरफ मलेशिया और दूसरी तरफ इंडोनेशिया है। चीन में समुद्र के रास्ते आने वाला करीब 80% कच्चा तेल और उसके समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यही वजह है कि चीन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इस एक संकरी समुद्री रास्ते पर निर्भर है। मुश्किल ये है कि इस रास्ते पर चीन का कंट्रोल नहीं है। ऐसे में वो इसे आसानी से सुरक्षित भी नहीं रख सकता, क्योंकि ये उसकी अपनी समुद्री सीमा से हजारों किलोमीटर दूर है। यानी अगर कभी कोई बड़ा युद्ध हुआ तो इस रास्ते के दोनों सिरों पर कुछ जहाज तैनात करके चीन की ऊर्जा सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा रोका जा सकता है। इसी खतरे को कम करने के लिए चीन ने पिछले कई सालों में हिंद महासागर में बंदरगाहों का एक नेटवर्क तैयार किया है।
इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। इसमें पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोटा, बांग्लादेश का चटगांव, जिबूती और म्यांमार जैसे कई बंदरगाह शामिल है। इन बंदरगाहों की मदद से चीन के नौसैनिक और व्यापारिक जहाज अपने देश से बहुत दूर भी आसानी से काम कर सकते हैं। साथ ही चीन धीरे धीरे उन समुद्री इलाकों तक भी पहुंच बना रहा है जिन्हें भारत लंबे समय से अपना रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र मानता है। चीन ने इंडोनेशिया में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया है, खासकर मलक्का के आसपास बंदरगाह और बुनियादी ढांचे को विकसित करने में। ये सब उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। यहीं पर सबांग समझौता अहम हो जाता है। सबांग को मिलकर विकसित करने से भारत को वो रणनीतिक बढ़त मिलती है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। अब भारत के पास मलक्का के उत्तरी एंट्री गेट पर एक भरोसेमंद साझेदार होगा। ये जगह भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से भी लगभग सामने है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को भी हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के जवाब के तौर पर देखा जाता है। भारत को सबांग पोर्ट की डील मिलना कितनी अहम है, चीन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, एक्सपर्ट से समझते हैं। आज के जो भू राजनीतिक परिदृश्य में अगर देखें तो आप ये देखेंगे कि सिर्फ साजो सामान से, सैनिकों से या F-16, F-35 जो कह लें, उससे स्टेट स्ट्रांग नहीं होता है, सरकारें स्ट्रांग नहीं होती है, राज्य। उसको वैसी रणनीति बनानी पड़ती है कि जिसमें उनकी आर्थिक, उनके इलेक्ट्रॉनिक, उनके डिफेंस, उनके जितने वर्ल्ड वाइड एसेट्स हैं, उनको कैसे कंट्रोल और किस तरह से मनूवर किया जाए अपने डिफेंस इंटरेस्ट में या अपने नेशनल इंटरेस्ट में। चीन ने भली भांति किया है, पूरी दुनिया में उसकी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है। अफ्रीकन स्टेट्स में इतनी ज्यादा प्रेजेंस है जितनी अमेरिका की कभी नहीं थी। तो इसी पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि चाइना ने अपना जो डिफेंस फुटप्रिंट है वो कहाँ कहाँ बढ़ाया है। जैसे आप देखेंगे तो जिबूती में उन्होंने, माना जाता है कि एक बेस बनाया है। वो हमेशा सेशल्स से वो दोस्ती करने का हाथ बढ़ाने की बात करते रहते हैं। या चाइना तो छोड़ दीजिए, अमेरिका के दुनिया में 750 मिलिट्री नेवल एयरफोर्स बेसेस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंस सामरिक स्थिति से सिर्फ राज्य की शक्ति ही नहीं बल्कि अन्य शक्तियों से भी होगा। रही सबांग की बात, सबांग जो है वो पहले, जैसे इंडोनेशिया डच कंट्रोल में था, पहले भी उन्होंने उसको डेवलप करने की कोशिश की। जैसे 2000 में इंडोनेशिया ने उसको ओपन कर दिया कि आप इसको डेवलप कर सकते हैं, इस पे पोर्ट बना सकते हैं, कोई आगे नहीं आया। तो उसमें चैलेंजेस हैं, इन्वेस्टमेंट काफी होंगी, और कई बार क्या होता है, सब सरकारें बदलती हैं तो सारे परिदृश्य भी बदल जाते हैं। इंडोनेशिया में कहीं सरकार बदली, कहीं वैसा कुछ हो जाए। लेकिन भारत के लिए चुनौती है, और वो हमारे जो ग्रेट निकोबारीज प्रोजेक्ट है, जो ग्रेट निकोबार में चल रहा है, उस तरह के डेवलपमेंट का जिसमें एयरफोर्स का, नेवल का प्रेजेंस वहां हो, उस लिहाज से भी ये बहुत जरूरी, क्योंकि कुछ ही किलोमीटर दूर होगा वहां से। तो ये अच्छा होगा स्ट्रैटेजिकली। और जिस तरह चीन इंडियन ओशन में अपने एक्सपेंस को बढ़ा रहा है, हमें भी चाहिए कि अपने जो हमारा जो नेबरहुड है, इमीडिएट नेबरहुड में, वहां हम अपना एक्सपेंशन करें। भारत का ये जो कदम है कि जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, या जितने भी ऐसे देश हैं जिनसे हम दोस्ती कर सकते हैं, चाइना के इकोनॉमिक एडवांटेज को चैलेंज करने के लिए, वो हम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई कंप्लेन होना चाहिए। ये तो हो गई सबांग पोर्ट की बात। अब चलते हैं इस डील के डिफेंस वाले हिस्से यानी मिसाइल समझौतों पर। सबसे पहले है ब्रह्मोस मिसाइल डील। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम सप्लाई करेगा। इसी के साथ इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के बाद भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला तीसरा बड़ा देश बन गया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरी दुनिया ने ब्रह्मोस की ताकत देखी थी। इसी के जरिए भारत ने रावलपिंडी में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, मुरीद एयरबेस, रफीकी एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस पर हमला किया था। ब्रह्मोस नाम बना है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी मिलाकर। ये मिसाइल भी भारत और रूस की साझेदारी का ही नतीजा है। इसे भारत की DRDO और रूस की NPO माशिनोस्त्रोयेनिया ने मिलकर विकसित किया है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रफ्तार। ये आवाज की गति से लगभग 3 गुना यानी मैक 2.8 से मैक 3 की रफ्तार से उड़ती है। इसे जमीन, युद्धपोत, पनडुब्बी और लड़ाकू विमान चारों प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे मल्टी यूज क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है।
ये उड़ान भी बहुत नीचे भरती है, समुद्र की सतह से सिर्फ कुछ ही मीटर ऊपर। इसी वजह से दुश्मन के रडार इसे आखिरी समय तक नहीं पकड़ पाते। इस मिसाइल के जिस मॉडल को भारत एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी रेंज करीब 290 किलोमीटर दर्ज की गई है। इंडोनेशिया का ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला सिर्फ आर्म्स डील नहीं है, इसके पीछे उसकी समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी शामिल हैं, खासकर नॉर्थ नातुना सागर को लेकर। ऐसे तो साउथ चाइना सी के विवाद में इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन नातुना आइलैंड के आसपास मौजूद उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कुछ हिस्सा चीन की 9 डैश लाइन से टकराता है। 9 डैश लाइन साउथ चाइना सी का वो हिस्सा है जो चीन अपने आधिकारिक नक्शों में एक यू आकार की रेखा से दिखाता है। इस पूरे क्षेत्र को चीन अपना हिस्सा बताता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच समय समय पर तनाव देखने को मिलता है। जब भी चीन के जहाज उस समुद्री इलाके में पहुंचते हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है। इसी वजह से अब इंडोनेशिया ऐसे हथियार खरीदना चाहता है जिनमें चीनी जहाजों को दूर रखने की क्षमता हो। इसी लिस्ट में जुड़ता है भारत का एक और हथियार, अस्त्र मिसाइल। अस्त्र को भारत की सरकारी रक्षा कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बनाती है। ये मिसाइल पहले से ही भारतीय वायुसेना में शामिल है। ये 80 से 110 किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के लड़ाकू विमान को लॉक कर सकती है। अस्त्र में सॉलिड रॉकेट मोटर लगी है जो इसे इतनी रफ्तार और फुर्ती देती है कि ये आसमान में उड़ रहे लड़ाकू विमानों का पीछा करके उन्हें निशाना बना सकती है। अब इस नए समझौते के तहत भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इंडोनेशिया के सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान पर भी अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करेगी। अब इस डील में भारत के लिए क्या है? भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश है। यानी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतनी बड़ी सेना और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के बावजूद भारत ने हथियार बेचने से ज्यादा हथियार खरीदे हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए 2020 में भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया। इसका मकसद था अपने रक्षा उपकरण खुद बनाना और विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करना। इसी कड़ी में भारत अब ब्रह्मोस, अस्त्र मिसाइल जैसे कई हथियार एक्सपोर्ट करने लगा है। भारत के डिफेंस प्लानिंग के हिसाब से ये कितना जरूरी कदम है, जानकारों से समझते हैं। ये दो जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, ये आगे चलकर भारत की जो आर्म्स एक्सपोर्ट्स यानी कि आर्म्स जो हम दूसरे देशों को हम बेचते हैं उसकी जो संख्या है बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। दुविधा ये इस बात से है कि भारत जो है दुनिया के आर्म्स इंपोर्ट करने में सबसे दूसरे नंबर पे देश है और ये इसकी सारे जो है हिस्टोरिकल रीजंस हैं। कई सालों से हम अपने हथियार नहीं बना पा रहे थे, इसीलिए हम रूस या अमेरिका या फिर फ्रांस से हम हथियारें इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन कुछ सालों से जो आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन शुरू हुआ है कि हम अपने हथियार देश में ही बनाएंगे और इसको फिर एक्सपोर्ट भी करेंगे, ये मुहिम शुरू हुआ है। लेकिन इसका बहुत जल्द परिणाम नहीं निकलने वाला है। इसके जो कई सारे वजह हैं, क्योंकि आज हम पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि अगले 20 साल के अंदर भारत जो है पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएगी। हम अपने हथियार खुद बनाएंगे, इन हथियारों का उपयोग भी करेंगे और इनको एक्सपोर्ट भी करेंगे। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो कंट्रीज के लीडर्स एक बार फिर एक छत के नीचे होंगे। 7 जुलाई मंगलवार से नाटो की एनुअल समिट तुर्की की राजधानी अंकारा में शुरू हो गई है। मीटिंग ऐसे नाजुक समय में हो रही है जब नाटो की एकजुटता पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, खासकर तब जब ट्रंप ने कई बार अमेरिका को नाटो से निकालने की धमकी दी है, इसे कागजी शेर तक बताया है। बार बार शिकायत की है कि इसमें अधिकतर योगदान अमेरिका ही करता है और बाकी के देश सिर्फ फायदा लेते हैं। ऐसे में इस बार कनाडा और यूरोपीय देशों पर दबाव है कि वो ट्रंप को संतुष्ट करने के लिए अपना मिलिट्री खर्च बढ़ाने की घोषणा करें। आकलन है कि इसके लिए यूरोपीय देश हथियारों के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन का मुद्दा भी समिट में काफी अहम रहेगा। नाटो देश फिर से यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट देने का ऐलान कर सकते हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को भी समिट में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। देखना होगा कि इस बार की समिट से क्या खास बातें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल अगली खबर, सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक बार फिर से बम धमाके हुए हैं। इस बार उस होटल के ठीक नजदीक
जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ठहरे हुए थे। लेकिन जब ब्लास्ट हुआ तब मैक्रो होटल में नहीं थे। वो सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मिलने के लिए प्रेसिडेंशियल पैलेस गए हुए थे। लेकिन उनके होटल के पास हुए धमाके से उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। सीरियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी दमिश्क में एक के बाद एक 2 धमाके हुए। एक धमाका होटल 4 सीजन्स के पास और दूसरा धमाका सीरिया के टूरिज्म मिनिस्ट्री के पास में हुआ। धमाके में 18 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं कुछ लोगों के मारे जाने की भी आशंका जताई गई है। सटीक आंकड़े अभी भी सामने नहीं आए हैं। किसी भी संगठन ने अब तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सीरिया की राजधानी में एक हफ्ते में ब्लास्ट की ये दूसरी घटना है। पिछले हफ्ते दमिश्क के एक कैफे में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 9 लोग मारे गए थे और 18 लोग घायल हो गए थे। अगली खबर, हमास ने 20 साल बाद गजा का शासन छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हमास ने कहा है कि वो अपनी उस कमेटी को भंग कर रहा है जो गजा का शासन चलाती है। इसी के साथ अब हमास ने गजा का नियंत्रण यूनाइटेड नेशंस के सपोर्ट वाली कमेटी को सौंपने का फैसला किया है। कमेटी का नाम है नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा यानी NCAG। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गजा पीस प्लान के जरिए इसी कमेटी को गजा का कंट्रोल देने का प्रस्ताव रखा था। हमास का कहना है कि वो गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए कमिटेड है और इसी का सबूत देने के लिए उसने शासन छोड़ने का फैसला किया है। लेकिन हमास ने हथियार छोड़ने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, जबकि शांति बहाली के लिए अमेरिका और इजराइल की ये अहम शर्तों में से एक है। ऐसे में सवाल अभी भी यही है कि क्या गजा से हमास का कंट्रोल पूरी तरह हट पाएगा। फिलहाल माना यही जा रहा है कि हमास ने केवल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ने का फैसला किया है। इजराइल ने भी आरोप लगाया है कि ये सब केवल एक दिखावा है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि जब तक हमास हथियार नहीं छोड़ेगा, गजा में कोई भी सरकार उसी के इशारे पर काम करती रहेगी। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।